ओके दोस्तों, डिप्लोमा नई क्लासेस में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। मैं विपिन कुमार दुबे आपको पढ़ा रहा हूँ सेल्स एंड बैटरी। आज का लेक्चर 25 है और मैं पिछले टॉपिक में मैंने आपको कवर किया था ग्रुपिंग ऑफ सेल में सीरीज ग्रुपिंग पैरेलल ग्रुपिंग को मैंने परफेक्टली खत्म कर दिया था। सीरीज पैरेलल ग्रुपिंग में आपका एक छोटा सा पार्ट है करंट का, किस तरह से कंडीशन की कब करंट मैक्सिमम सप्लाई देता है, न्यूमेरिकल है, मतलब डेरिवेशन है। तो वही डेरिवेशन उससे रिलेटेड केवल इसी ग्रुपिंग में डेरिवेशन है, बाकी दोनों में नहीं था। इसमें थोड़ा सा डेरिवेशन है, उसको यहाँ पे हम क्लियर करेंगे। फिर एक कंडीशन बताएंगे कि जब बैटरी के सेल सीरीज और पैरेलल दोनों में अगर कनेक्ट हो तो किस कंडीशन पे मैक्सिमम करंट लोड को प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा डेरिवेशन इससे रिलेटेड यहाँ पे आपको मिलेगा, तो इसी को आज हम क्लियर करेंगे। यहाँ तक तो जितना फाइनल होना था हो गया था। इसके बाद हम बता रहे हैं कि वह कंडीशन क्या है जब बैटरी आपकी मैक्सिमम करंट लोड को प्रोवाइड करती है। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे कंडीशन कंडीशन फॉर प्रोवाइडिंग मैक्सिमम करंट टू लोड, मैक्सिमम करंट टू लोड। कंडीशन फॉर प्रोवाइडिंग मैक्सिमम करंट टू लोड को अधिकतम धारा प्रवाहित करने की क्या दशा, यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, लोड को अधिकतम करंट अधिकतम धारा कह सकते हैं, अधिकतम धारा प्रवाहित करने के शर्त, क्या क्या शर्त हैं हम देख लेते हैं। ठीक है, लोड पर अधिकतम धारा प्रवाहित करने के शर्त। तो यहां से हम बात करेंगे तो देखेंगे I इज इक्वल टू एन ई अपान एम, ऊपर गया तो एम आर प्लस एन आर अपान, ये क्या हो गया, यम हो गया। तो यम जब ऊपर जाएगा तो क्या होगा, यम एन ई अपान एम आर प्लस एन आर। ठीक है, ये हो गया आपका करंट, एम एन ई अपान एम आर प्लस एन आर, ये हो गया आपका करंट का फार्मूला। इसमें से कौन सी बातें क्या हैं, इसको मैंने प्रीवियस लेक्चर में कवर कर दिया था, फिगर बना करके मैंने कवर किया था। और यहाँ हम इस कंडीशन को फुलफिल करेंगे। यहाँ पे एम आर प्लस एन आर है, तो इसको हम लिख सकते हैं एम आर प्लस एन आर। अगर मान लीजिए कि अगर ये वैल्यू ये वैल्यू अगर मिनिमम से मिनिमम हो, कम से कम हो, तो धारा आपकी क्या होगी, ज्यादा से ज्यादा होगी। तो अब क्या इसमें शर्त लगाएं, क्या इसमें कंडीशन इंसर्ट करें कि ये वैल्यू कम से कम हमको मिले, ताकि करंट की वैल्यू क्या हो जाए, ज्यादा से ज्यादा हो जाए। तो इसके लिए हम कंडीशन फुलफिल करेंगे। यहाँ पे क्या होगा, एम आर का होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट में आपका एन आर का होल स्क्वायर आप लिख सकते हैं, क्योंकि ऐसा आप करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का यहाँ पे क्या लगा देंगे, फार्मूला लगा देंगे। तो क्या होगा, ए माइनस बी का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर एम आर माइनस अंडर रूट में एन आर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 2 अंडर रूट में एम आर इंटू एन आर। ठीक है, ये फार्मूला हो गया भाई। इसको रूट में करके ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कर दिया, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला। तो हमको अगर मिनिमम से मिनिमम करना है तो इस वैल्यू को हम क्या मान लेते हैं, 0। ठीक है, तो हम आगे बात करते हैं इसी को लेते हुए। तो हम लिखेंगे क्या, फॉर मैक्सिमम करंट, अधिकतम धारा के लिए हम इस पार्ट को क्या करेंगे, 0 कर देंगे। तो देखिए अब क्या करते हैं, लिखेंगे क्या, फॉर मैक्सिमम करंट, यहाँ पे क्या लिखेंगे, फॉर मैक्सिमम करंट यानी कि लिख सकते हैं अधिकतम धारा के लिए, फॉर मैक्सिमम करंट यानी कि क्या लिखेंगे, अधिकतम धारा के लिए, अधिकतम धारा के लिए। ठीक है, अधिकतम धारा के लिए। तो अधिकतम धारा के लिए यहाँ पे क्या होगा, अंडर रूट में एम आर
माइनस अंडर रूट में एन आर। ये आपका कैपिटल आर नहीं है, ये क्या है आपका स्मॉल आर है। ठीक है, ये हो गया। इस पूरी चीज को हम क्या कर देते हैं, स्क्वायर है ना, इसको क्या कर देते हैं, जीरो कर देते हैं। तो ताकि इसको जीरो हम इसलिए कर रहे हैं कि ये जो वैल्यू है इसकी वैल्यू कम से कम हमको प्राप्त हो, तभी तो धारा प्राप्त होगी। तो इसको हम जीरो कर देते हैं, तो स्क्वायर उधर गया तो जीरो, यानी कि अंडर रूट में एम आर इज इक्वल टू अंडर रूट में एन आर। तो ये दोनों रूट खत्म हो गए, तो एम आर इंटू एन आर। तो यहाँ से आपका जो लोड का रेसिस्टेंस होगा वो एन आर अपान क्या होगा, एम होगा। ठीक है, तो आप क्या कह सकते हैं कि जो लोड का रेसिस्टेंस होगा वो लोड का रेसिस्टेंस सेल के इंटरनल रेसिस्टेंस के संपूर्ण इंटरनल रेसिस्टेंस के बराबर होना चाहिए। इस प्रकार लिख सकते हैं। इस ग्रुपिंग में देखिए, ध्यान से लिखिए इसको, इस ग्रुपिंग में अधिकतम धारा, कौन सी धारा, अधिकतम धारा तब प्राप्त होगी, इस ग्रुपिंग में अधिकतम धारा तब प्राप्त होगी जब लोड का रेसिस्टेंस, जब लोड का रेसिस्टेंस, जब लोड का रेसिस्टेंस सेल के संपूर्ण इंटरनल रेसिस्टेंस के बराबर हो, क्या हो, बराबर। इस ग्रुपिंग में अधिकतम धारा तब प्राप्त होगी जब लोड का रेसिस्टेंस सेल के संपूर्ण इंटरनल रेसिस्टेंस के क्या हो, बराबर हो। तो ये है आपका कंडीशन टू फाइंड मैक्सिमम करंट इन सीरीज पैरेलल ग्रुपिंग। तो आपको हमेशा ध्यान देना है और इस कंडीशन को हमेशा याद रखना है। या ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी पूछा जा सकता है। इस प्रकार जो सेलों का ग्रुपिंग था, सीरीज पैरेलल ग्रुपिंग, वो फुल्ली एंड फाइनली फिनिश हो गया। जितना भी मैंने आपको ग्रुपिंग बताया, वो ग्रुपिंग का जो भी चीजें थी, जो भी टर्म्स थे, जो भी उससे कंडीशंस थे, सब कुछ यहाँ पे मैंने क्लियर कर दिया। अब हम बात करेंगे रेटिंग के बारे में, बैटरी की रेटिंग के बारे में। अब हम बात करने जा रहे हैं कि बैटरी की रेटिंग कितने प्रकार की होती है और कौन कौन सी होती है, और उससे रिलेटेड जो भी टर्मिनोलॉजीज हैं आज हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। रेटिंग आप बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है और ये एग्जाम में भी पूछता है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ज़्यादातर पूछता है। अगर मान लीजिए आपके इस सब्जेक्ट में अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आ जाते हैं तो उसमें आपको जरूर पूछ सकता है किससे रिलेटेड चीज़ें, आपके रेटिंग से रिलेटेड चीज़ें। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे बढ़ाते हुए इसी टॉपिक को हम बात कर लेते हैं रेटिंग के बारे में। बैटरी की रेटिंग क्या होती है और कैसे होती है। ठीक है, तो हम बात करते हैं किसका, रेटिंग ऑफ बैटरी। किसकी बात कर रहे हैं, रेटिंग ऑफ बैटरी। तो बैटरी की रेटिंग दो प्रकार की होती है। ठीक है, लिखेंगे बैटरी की रेटिंग, बैटरी की रेटिंग निम्न दो प्रकार की होती है। बैटरी की रेटिंग निम्न दो प्रकार की होती है, निम्न दो प्रकार की होती है। ठीक है, बैटरी की रेटिंग निम्न दो प्रकार की होती है। एक होता है एम्पियर हावर रेटिंग, एक होता है क्या आपका एम्पियर हावर रेटिंग, और दूसरा होता है आपका क्या, वाट हावर रेटिंग। ये दो प्रकार की आपकी बैटरी की क्या होती है, रेटिंग होती है। एम्पियर हावर रेटिंग और क्या होती है, वाट हावर रेटिंग। तो फिर एम्पियर हावर रेटिंग क्या होती है, इसको हम देख लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पे देख लीजिए, मान लीजिए किसी अगर बैटरी की रेटिंग, किसी बैटरी की रेटिंग मान लीजिए 100 एम्पियर आवर है। क्या है, 100 एम्पियर आवर है।
कितनी है, 100 एम्पियर हावर है। तो आप कह सकते हैं कि ये जो है 50 एम्पियर का करंट, तो यह जो है 50 एम्पियर का करंट, एम्पियर का करंट, करंट कितने घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए डिलीवर कर सकता है, 2 घंटे के लिए डिलीवर कर सकता है। ठीक है, यदि किसी बैटरी की रेटिंग 100 एम्पियर आवर है, जिसका मतलब क्या हुआ कि 50 एम्पियर का करंट 2 घंटे के लिए डिलीवर करेगा। अगर किसी बैटरी की रेटिंग अगर मान लीजिए कि 25 एम्पियर डिलीवर कर रहा है तो 4 घंटे डिलीवर करेगा। अगर 20 एम्पियर डिलीवर कर रहा है तो वो 5 घंटा डिलीवर करेगा। ये इसके रेटिंग का क्या होता है, मतलब होता है, ताकि 20 25 100 हो जाए, 25 चौको 100 हो जाए और 50 दूना 100 हो जाए। तो एम्पियर हावर, कितना एम्पियर करंट कितने घंटे के लिए डिलीवर कर रहा है, ये इसका मतलब हुआ। तो ये एम्पियर हावर बैटरी की क्या होगी, रेटिंग। वो जैसे आप खरीद कर लाते हैं, हमारा बैटरी 40 एच का है, 20 एच का है, 30 एच का है, जिसका यही मतलब होता है कि वो कितना एम्पियर करंट कितने घंटे के लिए वो क्या कर रहा है, डिलीवर कर रहा है। ठीक है, और वाट हावर रेटिंग क्या है, दूसरा जो रेटिंग है, इसको पहले को एक्सप्लेन किए, दूसरे को एक्सप्लेन कर रहे हैं। मान लीजिए यदि किसी बैटरी की, मान लीजिए किसी बैटरी की वाट हावर रेटिंग, कौन सी रेटिंग, वाट हावर रेटिंग। मान लीजिए यदि किसी बैटरी की वाट हावर रेटिंग अगर 150 वाट हावर है, ठीक है, यदि किसी बैटरी की वाट हावर रेटिंग अगर 150 वाट हावर है, इसका क्या मतलब हुआ देखते हैं। किसी बैटरी की रेटिंग 150 वाट हावर रेटिंग नहीं, यदि किसी बैटरी की रेटिंग मान लीजिए एम्पियर हावर में ही, यदि किसी बैटरी की रेटिंग एम्पियर हावर में ही मान लीजिए कितना है, 150 एम्पियर हावर है, क्या है, 150 एम्पियर हावर है, और इसका डिस्चार्जिंग वोल्टेज रेट, और इसका ध्यान दीजिएगा, और इसका डिस्चार्जिंग वोल्टेज रेट, और इसका डिस्चार्जिंग वोल्टेज रेट 2 वोल्ट, तब इस बैटरी का वाट हावर रेटिंग की बात करेंगे। वाट हावर रेटिंग जो होगी वो क्या होगी, जैसे देखिए ये आपका होता क्या है, अगर हम एनर्जी की बात करें, अगर एनर्जी की हम बात करें तो एनर्जी अगर वाट हावर की, यहाँ पे लिखिए वाट हावर मतलब P इंटू टी। पी का मतलब होता है वाट, पी का मात्रक क्या होता है टी, और टी का मात्रक क्या है यहाँ पे घंटा, तो वाट हावर हो गया ना। अब इस पी को हम क्या कहेंगे, V इंटू आई इंटू टी। तो आपका आई क्या है, एम्पियर, इसको केस में ले रहे हैं, टाइम को घंटे में, और ये आपका वोल्ट हो गया। यानी कि एम्पियर हावर रेटिंग में जब वोल्टेज की मल्टीप्लाई करते हैं तब आपका क्या मिलता है, वाट हावर रेटिंग मिलता है। ये क्या है, वाट हावर, ये क्या है, वाट हावर। तो वाट हावर रेटिंग पाने के लिए एम्पियर हावर रेटिंग में किसका गुणा करना पड़ेगा, वोल्टेज का। इसी चीज को थोड़ा सा और बढ़िया ढंग से लिख लीजिए। अगर मान लीजिए वाट हावर रेटिंग आपको प्राप्त करना है, वाट हावर रेटिंग यानी कि वाट इंटू टाइम, पावर इंटू टाइम, तो इसके लिए P इक्वल टू क्या होता है, V इंटू आई इंटू टी। तो ये आपका क्या हो गया, एम्पियर हावर हो गया, और ये क्या हो गया आपका वोल्टेज हो गया। यानी कि डिस्चार्जिंग वोल्टेज एम्पियर हावर में जब डिस्चार्जिंग वोल्टेज की मल्टीप्लाई किया जाता है तब आपका वाट हावर रेटिंग मिलता है। तो वही मान लीजिए किसी बैटरी का एम्पियर हावर रेटिंग ये 150 एम्पियर हावर है और इसका डिस्चार्जिंग वोल्टेज 2 वोल्ट है, तब इसका वाट हावर रेटिंग कितना होगा, इसका वाट हावर रेटिंग क्या होगा, 150 गुणे 2 यानी कि 300 वाट हावर रेटिंग होगा इसका। ठीक है, इस प्रकार से आपको वाट हावर रेटिंग और एम्पियर हावर रेटिंग इस प्रकार से हम क्या करते हैं दोस्तों, फाइंड करते हैं। ठीक है, तो ये है रेटिंग, बैटरी की रेटिंग। जनरली बैटरी की रेटिंग आपका एम्पियर हावर में ही
लिया जाता है, वाट आवर रेटिंग को बहुत नगण्य यूज किया जाता है, एम्पियर आवर रेटिंग का ही ज़्यादातर उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से बैटरी की रेटिंग हो गई। रेटिंग का होता है कि कितने स्तर पे वो काम करता है, कितने सीमा के अंदर वो सक्सेसफुली वो काम करता है, वही उसकी क्या होती है, रेटिंग होती है। उससे ऊपर वो अच्छे तरीके से उसका वर्क परफॉर्मेंस पुअर हो जाता है, उसके अंदर ही वो बहुत बेटर काम करता है। रेटिंग इस बात की सूचना देती है, ठीक है। तो ये रेटिंग बैटरी की नेम प्लेट पे आपकी लिखी मिलती है कि इतने एम्पियर आवर की बैटरी है, मतलब इतना घंटा इतना एम्पियर, इतना घंटा इतना एम्पियर सप्लाई कर सकता है। तो ये इसकी रेटिंग का क्या होता है, रियल मतलब होता है दोस्तों। अब हम बात करने चल रहे हैं किसके बारे में, इसमें अब हम बात करने चल रहे हैं किसके बारे में, इफिशियंसी के बारे में। तो बैटरी की इफिशियंसी क्या होती है और कितने प्रकार की होती है, हम इसको आज डिस्कस कर लेते हैं। और फिर इसके डिपेंडेंसी के भी बारे में हम बात कर लेंगे कि इसकी डिपेंडेंसी किस पर होती है, क्या क्या होती है, ठीक है। तब हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पे चलेंगे, सोलर सेल इसके एप्लीकेशन पे। तब हमारा जो लास्ट टॉपिक रहेगा वो होगा अल्कालाइन सेल, जिसको हम क्षारीय सेल भी कहते हैं। फिर जब क्षारीय सेल हो जाएगा तो फिर ये चैप्टर फाइनली फिनिश हो जाएगा। तब हम अगले चैप्टर एसी में चलेंगे और एसी को बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ने का प्रयास करेंगे दोस्तों, ठीक है। बहुत ही अच्छे से वेल मेंटेन तरीके से हम पढ़ने का प्रयास करेंगे किसको, एसी को। तो चलिए हम इफिशियंसी की बात कर रहे हैं, किसके बारे में बात कर रहे हैं, दक्षता के बारे में बात कर रहे हैं, इफिशियंसी। इफिशियंसी ऑफ बैटरी, इसको क्या कहते हैं, बैटरी की दक्षता। किसकी बात कर रहे हैं, बैटरी की दक्षता की बात कर रहे हैं, ठीक है। इफिशियंसी ऑफ बैटरी। तो बैटरी की जो दक्षता होती है दो प्रकार की होती है, ये भी वही चीज है बिल्कुल। बैटरी की जो दक्षता होती है, बैटरी की दक्षता इफिशियंसी निम्न दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, निम्न दो प्रकार की होती है। बैटरी की दक्षता निम्न दो प्रकार की होती है। एक होती है, पहला होती है एम्पियर आवर इफिशियंसी, इफिशियंसी, और दूसरी होती है क्या, वाट आवर इफिशियंसी। क्या होती है, वाट आवर इफिशियंसी। तो आपकी एम्पियर आवर इफिशियंसी क्या है, यदि मान लीजिए बैटरी की एम्पियर आवर क्या है, भाई करंट एम्पियर में होगा, समय घंटे में होगा। इसमें पावर होना चाहिए यानी कि वोल्टेज इंटू करंट होगा, और फिर टाइम होगा, वोल्टेज इंटू करंट इंटू टाइम। अगर मान लीजिए आपका हमेशा इफिशियंसी क्या होती है, हमेशा इफिशियंसी को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमेशा क्या होती है, आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर होती है। आउटपुट वोल्टेज इनपुट वोल्टेज नहीं, आउटपुट करंट इनपुट करंट नहीं, आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर होती है, हमेशा ध्यान दीजिएगा। लेकिन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एनर्जी की, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, एनर्जी हो जाएगी, क्योंकि हम एम्पियर आवर की बात कर रहे हैं ना। आउटपुट अपॉन इनपुट लिखिए, चाहे पावर चाहे एनर्जी, ठीक है, हमेशा एफिशिएंसी यही होती है। तो इनपुट हमेशा नीचे क्यों होता है, इसीलिए होता है कि किसी भी युक्ति को, किसी भी डिवाइस को अगर हम कम से कम इनपुट दें, कम से कम इनपुट देने से अगर वो ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट अगर हमको दे रहा है, कम से कम इनपुट देने से वो ज़्यादा से ज़्यादा अगर आउटपुट दे रहा है, तो उसकी इफिशियंसी क्या होगी, ज़्यादा होगी। कोई भी डिवाइस हो, आपका यही प्रयास होता है कि उसको कम से कम इनपुट दें और ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट लें, यानी कि इफिशियंसी आउटपुट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गई कि हमको ज़्यादा आउटपुट चाहिए, ज़्यादा इफिशियंसी होगी, और इनपुट की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गई कि हम कम इनपुट दें और हमें ज़्यादा आउटपुट मिले।
यानी कि इफिशियंसी इसीलिए आउटपुट अपॉन इनपुट होती है। तो अगर हम एम्पियर हावर इफिशियंसी की बात करें, एम्पियर हावर इफिशियंसी की बात करें तो आउटपुट मतलब डिस्चार्जिंग करंट आईडी, डिस्चार्जिंग करंट इनटू डिस्चार्जिंग टाइम, फिर चार्जिंग करंट इनटू चार्जिंग टाइम। अगर इसी चीज को हम परसेंटेज में लेना चाह रहे हो इसी चीज को, तो क्या होगा आई डी इंटू टी डी अपॉन आई सी इंटू टी सी इंटू 100। तो यहाँ पे यही चीज क्या हो जाएगी, परसेंटेज में हो जाएगी। अगर आपको एक्सप्लेन करना हो आईडी क्या है तो यहाँ पे आप बगल में जरूर लिखेंगे आईडी क्या है, डिस्चार्जिंग करेंट। क्या है, डिस्चार्जिंग करेंट। आउटपुट में आखिर डिस्चार्ज ही तो होगी, आउटपुट मतलब डिस्चार्ज ही हो रही है। टीडी क्या है, डिस्चार्जिंग टाइम। क्या है ये, डिस्चार्जिंग टाइम, डिस्चार्जिंग टाइम। फिर देखिए आईसी क्या है, चार्जिंग करेंट। क्या है, चार्जिंग करेंट। ये हो गया आपका आईसी। टीसी क्या है, चार्जिंग टाइम। क्या है, चार्जिंग टाइम। ठीक है, डिस्चार्जिंग करंट, डिस्चार्जिंग टाइम, चार्जिंग करंट, चार्जिंग टाइम, ये है इनका मतलब। और ये है इफिशियंसी। कौन सी इफिशियंसी, एम्पियर हावर इफिशियंसी। अलग अलग बैटरी के लिए अलग अलग होती है। अगर हम बात करते हैं इसकी लेड एसिड सेल की, तो लेड एसिड सेल की एफिशिएंसी 80 to 90% होती है एम्पियर हावर एफिशिएंसी। ठीक है, और वाट हावर एफिशिएंसी 60 से 70% ही होती है दोस्तों। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। नहीं, 70 से 80% होती है। कितना होती है, 70 से 80% आपकी वाट हावर एफिशिएंसी होती है और 80 से 90% आपकी एम्पियर हावर एफिशिएंसी होती है। किसकी, लेड एसिड बैटरी की अगर हम बात करते हैं। अलग अलग किताबों में अलग अलग डाटा दिया होता है। तो ये हम बात कर लिए किसके बारे में, एम्पियर हावर एफिशिएंसी के बारे में। अब हम बात करने चल रहे हैं किसके बारे में, वाट हावर एफिशिएंसी के बारे में। किसके संबंध में, बैटरी के संबंध में। तो हम बात करते हैं अब वाट हावर एफिशिएंसी और देखते हैं इसमें बड़ा कौन सा होगा, वैल्यूज किसकी ज्यादा आएगी। इस चीज को भी यहाँ पे हम कंसिडर कर ले रहे हैं। वाट हावर एफिशिएंसी और एम्पियर हावर एफिशिएंसी में किसकी वैल्यू ज्यादा होती है। ठीक है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं हम वाट हावर एफिशिएंसी के बारे में देखने। वाट हावर इफिशिएंसी ऑफ बैटरी, वाट हावर इफिशिएंसी ऑफ बैटरी, वाट हावर इफिशिएंसी ऑफ बैटरी। बैटरी की वाट हावर इफिशियंसी क्या होती है, इसको भी हम देख लेते हैं अच्छे तरीके से। वाट हावर इफिशियंसी क्या होती है, तो यहाँ पे वाट हावर इफिशियंसी की अगर हम बात करें तो ये भी वही चीज आपको मिलेगी। वाट हावर इफिशियंसी को अगर हम इस प्रकार से रिप्रेजेंट करें वाट हावर, तो ये भी आपको वैसे ही मिलेगा, आउटपुट अपॉन इनपुट। क्यों, क्योंकि हमेशा एफिशिएंसी क्या होती है, जो कुछ भी आपको आउटपुट मिल रहा है, जो कुछ भी आपको इनपुट मिल रहा है, उनका जब आप रेशियो निकालेंगे तभी हमको उसकी एफिशिएंसी का क्या मिलेगा, मतलब मिलेगा। तो यहाँ से अगर वाट हावर एफिशिएंसी की बात कर रहे हैं ना, तो डिस्चार्जिंग वोल्टेज, डिस्चार्जिंग करंट, फिर डिस्चार्जिंग टाइम, फिर आपका चार्जिंग वोल्टेज, चार्जिंग करंट, फिर चार्जिंग टाइम। अगर इसी चीज को हम परसेंटेज में लेना चाहें, वाट हावर को अगर इसी चीज को हम परसेंटेज में लेना चाहें, परसेंटेज में लेना चाहें, तो यहाँ पे वी डी इंटू आई डी इंटू टी डी अपॉन वी सी इंटू आई सी इंटू टी सी, ये क्या हो जाएगा, 100 की मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये आपस में इसको क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो ये आपको क्या कहलाएगा, ये आपका कहलाएगा वाट हावर इफिशियंसी। तो यहाँ पे ये आपका जो वी डी इंटू वीसी है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये तो एम्पियर हावर हो गया। तो अगर हम एम्पियर हावर इफिशियंसी को लेकर के, अगर यहाँ पे हम एम्पियर हावर एफिशिएंसी ले लें, तो इसमें हम किसका गुणा कर दें, बस वी डी अपॉन वीसी का। तो यही आपका वाट हावर एफिशिएंसी बन गई। तो आप कहेंगे सर इसमें तो क्या हो रहा है कि वी डी इंटू
यहाँ पे हम देख रहे हैं VD अपन VC एक न्यूमेरिकल वैल्यू की मल्टीप्लाई किया जा रहा है एम्पियर हावर एफिशिएंसी में, तब आपको वाट हावर एफिशिएंसी मिल रहा है। तो जाहिर सी बात है कि वाट हावर एफिशिएंसी एम्पियर हावर एफिशिएंसी ज्यादा होगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है दोस्तों, क्योंकि VD की वैल्यू कम है, VC की वैल्यू ज्यादा है। चार्जिंग वोल्टेज, जब बैटरी चार्ज होता है तो उसमें पर सेल का वोल्टेज ज्यादा होता है जब फुली चार्ज हो जाता है तो, और जब डिस्चार्ज हो रहा होता है तो पर सेल का वोल्टेज कम होता है। तो जब कम में ज्यादा का भाग करेंगे तो वैल्यू एक पॉइंट में मिलेगी, पॉइंट में मिलेगी, और जब उसमें पॉइंट वाली वैल्यू का किसी में गुणा करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, कम आएगा। इसीलिए वाट हावर एफिशिएंसी इज लेस देन एम्पियर हावर एफिशिएंसी। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम देखें तो अगर रिलेशन देखें, रिलेशन रिलेशन बिटवीन एम्पियर हावर एफिशिएंसी एंड वाट हावर एफिशिएंसी। अगर हम रिलेशन देखें एम्पियर हावर एफिशिएंसी, अगर हम एम्पियर हावर एफिशिएंसी एंड वाट हावर एफिशिएंसी में रिलेशन देखें तो हमेशा ध्यान दीजिएगा कि एम्पियर हावर एफिशिएंसी जो होती है ना, वो आपकी क्या होती है, ग्रेटर देन होती है किसके, वाट हावर एफिशिएंसी से। हमेशा ध्यान दीजिएगा इस बात का। सिंबल में ऐसे हुआ ये वाट हावर एफिशिएंसी। ठीक है, हमेशा जो है ये ग्रेटर होती है वाट हावर एफिशिएंसी से। तो ये बात भी हमेशा आप ध्यान में रखिएगा कि एम्पियर हावर एफिशिएंसी क्या होती है, ज़्यादा होती है इसके वाट हावर एफिशिएंसी की। अगर लेड एसिड बैटरी की अगर हम बात कर लेते हैं, लेड एसिड बैटरी के केस में, तो इसकी कितनी एफिशिएंसी होती है इस बात को भी देख लेते हैं। इसमें हम किसमें बात करने जा रहे हैं, हम लेड एसिड बैटरी की बात करने जा रहे हैं। तो देख लेते हैं लेड एसिड बैटरी की वाट हावर एफिशिएंसी और एम्पियर हावर एफिशिएंसी कितनी कितनी होती है, इस चीज को यहाँ पे मेंशन कर देते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे दोस्तों। तो यहाँ पे हम क्या बात करने जा रहे हैं, वाट हावर एफिशिएंसी आप यहाँ पे लिखेंगे क्या, एम्पियर हावर इफिशियंसी ऑफ लेड एसिड बैटरी। अगर लेड एसिड बैटरी की बात, मतलब एसिड बैटरी की अगर हम बात कर रहे हैं तो एम्पियर हावर हमेशा कितना होगा, 80 to 90%, 95 भी हो सकता है। ठीक है, 80 to 90%। अगर हम बात कर रहे हैं वाट हावर इफिशियंसी, वाट हावर इफिशियंसी ऑफ लेड एसिड सेल, लेड एसिड सेल के वाट हावर एफिशिएंसी की अगर हम बात करें ना, तो ये कितना होता है, बहुत ज़्यादा नहीं होता है, 70 से 80% होता है बस। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका बैटरी की एफिशिएंसी का मैंने फुल्ली ऑपरेशन कर दिया। अब हम बात कर लेते हैं इसकी डिपेंडेंसी की, किन किन कारकों पे ये डिपेंड करता है। दोस्तों अब हम डिपेंडेंसी अध्ययन करने जा रहे हैं किसकी, बैटरी की कैपेसिटी की डिपेंडेंसी क्या होती है, बैटरी की जो दक्षता होती है वो किन किन कारकों पे क्या करती है, डिपेंड करती है। तो हमारा अगला टॉपिक क्या है, बैटरी की दक्षता किन किन कारकों पे डिपेंड करती है। ठीक है, डिपेंडेंसी ऑफ बैटरी क्या, डिपेंडेंसी, डिपेंडेंसी ऑफ कैपेसिटी ऑफ बैटरी, डिपेंडेंसी ऑफ कैपेसिटी ऑफ बैटरी, कैपेसिटी ऑफ बैटरी। ठीक है, डिपेंडेंसी ऑफ कैपेसिटी ऑफ बैटरी, बैटरी के कैपेसिटी की निर्भरता की, बैटरी के कैपेसिटी की निर्भरता, बैटरी की जो दक्षता होती है, कार्य करने की जो क्षमता होती है, वह किन किन कारकों पे क्या करती है, निर्भर करती है। अब बताइए, जैसे मान लीजिए कि मैं ही अगर पढ़ा रहा हूँ, अगर ये बात कहा जाए कि मेरे पढ़ाने की दक्षता किन किन चीज़ों पे निर्भर कर रही है, तो सबसे अच्छी बात कि हमारे पास बोलने की किस प्रकार की एनर्जी है,
हम जहाँ पढ़ा रहे हैं उसका एटमॉस्फेयर कैसा है, उसका टेम्परेचर कैसा है, उसमें हवा की मात्रा कैसी है, फिर जिस चीज़ से हम लिख रहे हैं उसकी इफिशियंसी कैसी है, ये सारी बातें किस पर लिख रहे हैं उसकी एफिशिएंसी कैसी है, उसका कार्यशैली कैसी, सारी चीजें डिपेंड करेगा तो हम अच्छा पढ़ाएंगे। अगर सब कुछ बढ़िया रहेगा तो ठीक है, एक चीज से काम नहीं चलेगा। उसी तरह से बैटरी की अगर दक्षता की हम बात करेंगे तो किन किन कारकों पे उसकी दक्षता निर्भर करेगी, यानी कि उसके अंदर क्या क्या चीजें बेस्ट हों तो बैटरी की दक्षता ज्यादा होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे रेट ऑफ डिस्चार्ज। बैटरी की जो कैपेसिटी होती है ना वो रेट ऑफ डिस्चार्ज पर डिपेंड करती है। सबसे पहले रेट ऑफ डिस्चार्ज, यानी कि रेट डिस्चार्जिंग की जो रेट है वो ना बहुत ज़्यादा होनी चाहिए ना बहुत कम होनी चाहिए, एक लेवल पे होनी चाहिए ताकि इसकी कैपेसिटी अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सके। जैसे मान लीजिए पर सेकंड कितना वोल्ट करंट हम दे रहे हैं, पर हावरली कितना करंट दे रहे हैं, ये उसका रेट होता है। जैसे अभी रेटिंग के बारे में देखे हैं तो उसकी रेटिंग क्या होनी चाहिए, प्रॉपर होनी चाहिए, तो इसको हम बोलते हैं रेट ऑफ डिस्चार्ज। ठीक है, रेट ऑफ डिस्चार्ज। दूसरा अगर हम बात करें तो स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी जो बताता है ना इलेक्ट्रोलाइट का गाढ़ापन, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, जो भी इलेक्ट्रोलाइट आप यूज कर रहे हैं उसके उसमें उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी है ये भी उसकी कैपेसिटी पे क्या करती है, डिपेंड करती है। फिर तीसरा अगर हम बात करें तो क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, कि जो इलेक्ट्रोलाइट की मात्रा है वो कितनी है, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट है, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट जो मात्रा है उसमें इसकी इलेक्ट्रोलाइट की जो मात्रा है वो कितनी है इस पर भी वो डिपेंड करता है। पहला हो गया रेट ऑफ डिस्चार्ज, दूसरा होगा स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, तीसरा हो गया आपका क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, चौथा हो गया नंबर नंबर एंड साइज ऑफ इलेक्ट्रोड्स, जो भी आपने इलेक्ट्रोड्स में यूज किया है उसकी संख्या कितना है, उसका साइज कितना है, इस पर भी बैटरी की कैपेसिटी क्या करती है, डिपेंड करती है। इसको हम बोलते हैं क्या, निरावेशन का दर, निरावेशन का दर, इसको क्या बोलते हैं, विद्युत अपघट्य का, विद्युत अपघट्य का स्पेसिफिक ग्रेविटी, वही चीज विशिष्ट गुरुत्व घनत्व, इसको क्या कहते हैं, विशिष्ट घनत्व, विशिष्ट गुरुत्व घनत्व। क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, इसको हम कहते हैं विद्युत अपघट्य का मात्रा, विद्युत अपघट्य का मात्रा। इसके बाद क्या है, इलेक्ट्रोड की संख्या और साइज पर, इलेक्ट्रोड की संख्या और साइज पर, इलेक्ट्रोड की संख्या और साइज पर, रेट ऑफ डिस्चार्ज, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, नंबर एंड साइज ऑफ इलेक्ट्रोड, इन सारी बातों पर आपकी बैटरी की कैपेसिटी क्या होने करती है, डिपेंड करती है। इनकी संख्या कैसी है, साइज कैसा है, संख्या कैसी है, इलेक्ट्रोलाइट की मात्रा कितनी है, कम है कि ज़्यादा है, फिर स्पेसिफिक ग्रेविटी उसकी कितनी है, कम है ज़्यादा है, इन सारी चीज़ों पे ये सब कुछ क्या करता है, डिपेंड करता है। इसलिए इनकी वैल्यू एक सीमा के अंदर ही होनी चाहिए, प्रॉपर ही होनी चाहिए, तभी बैटरी आपको ज़्यादा से ज़्यादा दक्षता से कार्य कर सकेगा। इसी के साथ आपका एफिशिएंसी भी समाप्त हुआ, सारी बातें धीरे धीरे मैंने क्लियर कर दिया। अब हम बात करते हैं, संक्षिप्त अध्ययन करेंगे सोलर सेल और इसके एप्लीकेशन की, तब हमारा नंबर आ जाएगा अल्कालाइन सेल, जिसमें नीफे सेल निकल कैडमियम सेल का एक एक रिएक्शन देखेंगे, उससे सारी बातें आपकी क्लियर हो जाएंगे। तो बहुत इसको बोझिल नहीं करना है इस चैप्टर को, बस उतना ही रहे जिससे कि आप आसानी से क्या कर सकें, इसको ठीक से पढ़ सकें। तो चलिए अब हम बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, जिसका नाम है क्या, सोलर सेल। सोलर सेल क्या होता है, सोलर सेल, चलिए चलते हैं और फिर देखते हैं।
कैपेसिटी ऑफ बैटरी हो गया। वैसे आप फर्स्ट ईयर में इसके बारे में पढ़ेंगे, फर्स्ट ईयर में आप इसके बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे हम केवल संक्षिप्त अध्ययन करा रहे हैं, आपको संक्षिप्त बातें बस बता रहे हैं, ठीक है। जैसे आपने डायोड के बारे में सुना होगा, डायोड के बारे में आपने सुना होगा कि डायोड क्या होता है, कैसे काम करता है, ये आपको एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में अच्छे तरीके से बताया जाए। तो दोस्तों सोलर सेल के बारे में हम अध्ययन करने जा रहे हैं। सोलर सेल क्या होती है? जैसे एक प्रकार का डायोड है, डायोड जैसे अगर उसको हम रिवर्स बायस में, बहुत सारी बातें हैं डायोड से रिलेटेड, अगर हम बताने जाएं तो कितना बड़ा चैप्टर हो जाएगा, तो बहुत ज़्यादा बात ना समझिए, बस इतना समझिए कि ये एक प्रकार का ऐसा मटेरियल होता है ना जिसको हम सेमीकंडक्टर कहते हैं, सेमीकंडक्टर कहते हैं। कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं जो सेमीकंडक्टर के सीरीज में आते हैं, यानी कि इसमें जो कंडक्टिविटी होती है, जो चालन होता है, उस कंडक्टर से कम होता है और इंसुलेटर से ज़्यादा होता है। कंडक्टर मतलब जिसमें धारा का प्रवाह आसानी से हो सके, इंसुलेटर का मतलब जिसमें धारा का प्रवाह किसी कीमत पर ना हो, ब्रेकडाउन होने के बाद ही हो। और सेमीकंडक्टर के बीच में होता है जिसमें कंडक्टर और इंसुलेटर दोनों की प्रॉपर्टी होती है, यानी कि इसमें जो धारा का प्रवाह होता है ना वो एक विशेष कंडीशन पे होता है। सीधी सी बात आप जानिए, सेमीकंडक्टर ऐसे मटेरियल, बहुत सारे सेमीकंडक्टर मटेरियल जिसमें ज्यादातर हम जर्मेनियम सिलिकॉन का ही अध्ययन करते हैं, और ये ऐसे मटेरियल हैं दोस्तों, जर्मेनियम सिलिकॉन, ये इंसुलेटर रहते हैं। इंसुलेटर में विद्युत रोधी पदार्थ रहते हैं, इसमें धारा का प्रवाह होता ही नहीं है, लेकिन एक स्पेशल कंडीशन पे, एक विशेष स्थिति पे ये धारा का प्रवाह करने लगते हैं। तो वही विशेष स्थिति अलग अलग होती है, ठीक है, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट हम कंडीशंस पढ़ेंगे, कैसे कैसे इनको चालन में लाए। जैसे मान लीजिए कोई छोटा सा बच्चा गुस्सा के बैठ गया, वो कोई काम नहीं कर रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा, लेकिन हम उसको समझाया जाए, बहलाया जाए तो काम करेगा, यानी कि विशेष कंडीशन पे वो काम करेगा। उसी तरह से मान लीजिए ये मटेरियल है, चुपचाप प्रकृति में पड़े रहते हैं, कोई काम नहीं करते हैं, लेकिन इनको किसी विशेष कंडीशन पे लाया जाए तो काम करने शुरू कर देते हैं। तो विशेष कंडीशन क्या है जिसमें इस मटेरियल से हम काम लेना शुरू करते हैं? कई प्रकार का होता है। मान लीजिए कि हम इसमें हम क्या करते हैं, एक्स्ट्रा हमने एक्स्ट्रा डोपिंग कर दिया, इसमें आयंस हैं, इलेक्ट्रॉन, जो भी इलेक्ट्रॉन है कोवैलेंट बॉन्ड से, यानी कि बंधन से बंधे हुए हैं, परमाणु से चिपके हुए हैं बेचारे, संख्या बहुत कम है। या तो उस बंधन को हम टेम्परेचर देके तोड़ दें, फ्री हो जाए वो और मूव करने लगे। इलेक्ट्रॉन ही तो मूव करता है, क्योंकि सेमीकंडक्टर इसमें दो चार्ज कैरियर हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन और होल्स, ठीक है। होल्स पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन होल्स ही हैं इसके अंदर जो चिपके पड़े हैं, जो मूव नहीं कर सकते बेचारे, बॉन्ड से बंधे हुए। या तो टेम्परेचर देकर उनको तोड़ दें, या हम बाहर से इलेक्ट्रॉन होल्स ला करके उसके अंदर डाल दें। जब बाहर से इलेक्ट्रॉन होल डालेंगे, इलेक्ट्रॉन होल डालें मतलब किसी दूसरे मटेरियल को लाकर मिला दें, जैसे एल्यूमिनियम, आर्सेनाइड, फास्फोरस, ऐसे किसी बाहरी मटेरियल को लाकर मिला दें। तो बाहरी मटेरियल को लाकर मिलाएंगे, यानी कि बाहर से इलेक्ट्रॉन होल्स डालेंगे तो भी ये कंडक्टर बन जाएगा, ये कंडक्टिविटी रिप्रेजेंट करेगा। या तो हम टेम्परेचर देंगे तब ये कंडक्टिव को रिप्रेजेंट करेगा। तो दोनों विशेष कंडीशन, या तो टेम्परेचर दें या तो आप बाहर से मटेरियल मिलाएं, तो एक डिफरेंट, एक विशेष कंडीशन पे ये क्या करेगा, वर्क करेगा, अदरवाइज ये वर्क नहीं करेगा। तो हम बात कर लेते हैं कि वो यहाँ जब हम सेमीकंडक्टर या सोलर सेल के बारे में हम जो बात कर रहे हैं, यहाँ पे जो हम सोलर सेल के बारे में बात कर रहे हैं, तो सोलर सेल में क्या है, हम बाहर से क्या करते हैं, सूर्य का प्रकाश देते हैं। बाहर से हम क्या कर देते हैं, सूर्य का प्रकाश। सूर्य के प्रकाश से क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज होता है। टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो इस मटेरियल के जो आपके इलेक्ट्रॉन होल बॉन्ड हैं वो बॉन्ड टूट जाते हैं। बॉन्ड टूटते हैं तो फ्री होते हैं, फ्री होते हैं तो मूव करते हैं। जो मूव करते हैं तो वो मूवमेंट क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करता है। इलेक्ट्रिसिटी को क्या करता है, जनरेट करता है। तो डायोड को जनरली हम इस प्रकार से रिप्रेजेंट करें। यहाँ मान लीजिए पी टाइप मटेरियल है, यहाँ मान लीजिए, ये सब चीज आप नहीं जान पाएंगे,
पी टाइप मटेरियल है जो हमने बताया था कि बाहर से मटेरियल ला करके इसमें ऐड करते हैं तभी। तो अगर मान लीजिए आप पेंटावैलेंट मटेरियल यूज करते हैं तो वो आपका एन टाइप मटेरियल बनता है। अगर ट्राईवैलेंट यूज करते हैं तो पी टाइप मटेरियल बनता है। ट्राईवैलेंट मतलब थ्री संयोजी मतलब एल्यूमिनियम हो गया। पेंटावैलेंट मतलब पंच संयोजी मतलब आपका क्या हो गया, फास्फोरस हो गया। तो अगर इस तरह से पंच संयोजी मटेरियल मिलाते हैं तो एन टाइप बन जाएगा। अगर आप ट्राईवैलेंट थ्री संयोजी मटेरियल मिलाते हैं तो पी टाइप, जिसको बोलते हैं पीएन जंक्शन जो बीच में है। इनको जब हम उल्टा जोड़ देंगे तो ये रिवर्स बायस में हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, रिवर्स बायस में। इसमें हम क्या करते हैं ना, इसमें हम क्या करते हैं, सूर्य का प्रकाश जब डालते हैं इस पर तो क्या होता है, हाई प्रकाश की वजह से क्या होता है, टेम्परेचर इस पे बढ़ता है। जब टेम्परेचर बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन होल्स पेयर जो होते हैं वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्या होते हैं, जनरेट होते हैं। और जब वो जनरेट होते हैं तो इलेक्ट्रॉन होल जब मूव करते हैं ना तो सर्किट में क्या होने लगती है, करंट फ्लो होने लगती है। यानी कि हाई टेम्परेचर, सूर्य के प्रकाश से यहाँ पे हमने हाई टेम्परेचर फाइंड किया, उस टेम्परेचर से इसके अंदर के इलेक्ट्रॉन जो चिपके हुए थे नाभिक से उसको तोड़ के अलग कर दिया। अब इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया, वो क्या करने लगे, मूव करने लगे। जब वो मूव करने लगे तो धारा बहने लगी। इसलिए इसको हम बोलते हैं फोटोवोल्टाइक सेल। क्या बोलते हैं, फोटोवोल्टाइक सेल। और इसके इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं फोटो इमिसिव। इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, फोटो इमिसिव प्रॉपर्टी। तो ये फोटोवोल्टाइक सेल फोटो इमिसिव प्रॉपर्टी कंटेन करता है। ये सेमीकंडक्टर मटेरियल जर्मेनियम या सिलिकॉन, जनरली सिलिकॉन का ही बनाए जाते हैं। बहुत सारे इसके कारण है, आगे आपको डिटेल एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ाया जाएगा। तो यहाँ आपको बस इतना समझना है कि इलेक्ट्रॉन ही करंट फ्लो करवाता है। सिलिकॉन के अंदर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से चिपका हुआ है, फ्री ही नहीं है कि मतलब न्यूक्लियस से चिपका होने मतलब नाभिक से चिपका हुआ है, बीच में जाके चिपक गया, समझ लीजिए परमाणु से चिपक गया। अब वो फ्री हो ही नहीं रहा है कि धारा इसमें बहे, चुपचाप पड़ा हुआ है। हमने इसको कल लेकर आया, साफ सफाई किया और फिर क्या कर दिया, सूर्य के प्रकाश में रखा। और जब सूर्य का प्रकाश तेज ऐसे नहीं हो जाता है, बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, समझा बस रहे हैं। सूर्य के प्रकाश का टेम्परेचर जब हाई उस पर पड़ा तो बांड जो चिपका हुआ था बांड टूट गया, मतलब रस्सी थी वो रस्सी को हमने जला दिया, बांड टूट गया। अब इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया, मूव करने लगा तो आपके क्या हो गए, आपके करंट फ्लो होने लगा। तो डीसी करंट फ्लो होता है तो एक सेल से मैक्सिमम 1 या 2 वोल्ट ही मिलता है, उससे तो हमारा काम चलेगा नहीं। इसलिए नंबर्स ऑफ सेल को सीरीज पैरेलल ग्रुपिंग करके एक बड़ा सा पैनल बनाते हैं, उसको छत पर ऊपर टांग देते हैं और सूर्य का प्रकाश उस पर पड़ता है। अब तो नया नया टेक्नोलॉजी आ गया है, जैसे पायरो हीलियोमीटर टाइप का आ गया है, जिसमें जैसे जैसे सूर्य का कंडीशन बदलता है वैसे वैसे अपने आप रोटेट करता है। इस प्रकार से उसमें सिस्टम लगा देते हैं कि जैसे जैसे सूर्य का डायरेक्ट बीम ही उस पर पड़ता है, जिसको पायरो हीलियोमीटर टाइप बोलते हैं। तो जैसे जैसे सूर्य का प्रकाश चेंज होगा, सामने आ गया आभासी गति के अनुसार वो खुद अपने आप को चेंज करता रहता है। ऐसा भी सोलर पैनल आपके सामने आ गए हैं, आगे आप इसके बारे में पढ़ेंगे भी अच्छे तरीके से रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी में। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्या, फोटो डायोड। यूज इसका कहाँ कहाँ हम इसका यूज करते हैं तो हम उसको देख लेते हैं कि हम इसका यूज कहाँ कहाँ करते हैं। जैसे अगर हम इसके एप्लीकेशन की बात करें तो कहाँ कहाँ हम इसका यूज कर लेते हैं उसको देख लेते हैं। अगर हम यहाँ पे इसके एप्लीकेशन की बात करें, सोलर सेल के बारे में हमने पूरा डिस्कस कर दिया। अब इसके एप्लीकेशन की अगर हम बात करें तो कहाँ कहाँ यूज करेंगे, टॉयज खिलौने में भी यूज करते हैं, वॉचेज घड़ियों में जो सोलर घड़ियां होती हैं उसमें भी यूज करते हैं, कैलकुलेटर में भी यूज करते हैं दोस्तों। कैलकुलेटर, कुछ कैलकुलेटर ऐसे होते हैं ना जिनको सूर्य के प्रकाश में रखकर चार्ज किया जाता है, आप देख लीजिएगा। अब फिर क्या है दूसरा, अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रिक फर्नेस में भी इसका यूज किया जाता है। इलेक्ट्रिक फर्नेस, फर्नेस का मतलब होता है भट्ठी। ठीक है, फर्नेस का मतलब क्या होता है, भट्ठी। इसमें भी हम सोलर सेल का क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। मतलब यहाँ पे जो टेम्परेचर देने का काम करेगा डीसी सप्लाई यानी कि सोलर सेल करेगा। अब फिर रिमोट लाइटिंग सिस्टम में भी इसका यूज करते हैं। रिमोट लाइटिंग सिस्टम, रिमोट लाइटिंग सिस्टम में भी इसका यूज करते हैं। फिर वाटर पंपिंग में भी सोलर का इस्तेमाल किया जा रहा है। वाटर पंपिंग, किसानों जो पानी चलाते हैं खेतों में वहां भी हम इसका क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। फिर इमरजेंसी
इमरजेंसी लाइट, जिसको आप जानते हैं, देखते हैं, घरों में यूज करते हैं। दिन में क्या करते हैं, उसको छत पे रख देते हैं और रात में उसका लेकर के आप क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। तो इस प्रकार इमरजेंसी लाइट में भी इसका यूज किया जाता है। और फिर वाटर ट्रीटमेंट, क्या है, वाटर ट्रीटमेंट, जैसे पानी को साफ करने में भी जो इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता होती है, तो इलेक्ट्रिसिटी हम सोलर सेल से भी फाइंड कर लेते हैं। तो इतना सारी बातें, कितना क्या हो गया, ये पूरा आपका एप्लीकेशन हो गया किसका, सोलर सेल का। तो इस प्रकार से आपका सीरीज पैरेलल ग्रुपिंग, रेटिंग, इफिशियंसी, सोलर सेल और उसका एप्लीकेशन, ये सारे टॉपिक यहाँ पे क्या हो गए, फाइनली कवर हुए। अब हम बात करेंगे अल्कालाइन सेल की, ठीक है। अल्कालाइन सेल हम नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे। अल्कालाइन सेल का लास्ट टॉपिक आपका अल्कालाइन सेल ही है। उसके बाद ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा, फिर हम बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर की, जिसका नाम है इसी सब।